once again this is Santosh Kumar Sinha and today I have come with lots of questions regarding sentence improvement. और आपको मैं बता दूं कि किसी भी एग्जाम में, इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, कुछ भी एनडीए हो, आपका एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट जरूरी देता है। कॉमन एरर तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो देता ही है। बिना कॉमन एरर का आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। और उसके अलावा आपको देता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो आपको मैं अगले क्लास में करा दूंगा। आज इस क्लास में मैं जा रहा हूं बताने के लिए कि आपको सेंटेंस को कैसे इंप्रूव करना है, यानी इंप्रूव द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और आपका अगर टेंस ठीक है, कमांड अगर टेंस पर है, वर्ब का कमांड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपका ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को हाईली मतलब बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेंटेंस को कैसे इंप्रूव किया जाता है। इंप्रूव द फॉलोइंग सेंटेंसेस और इंप्रूव द सेंटेंसेस। और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, और किसी भी एग्जाम में 10 भी दे देता है। मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीपीएफ, सीडीएस, एनडीए, मतलब देता ही देता है। इसलिए आपको सेंटेंस को इंप्रूव करने का आइडिया होना चाहिए, और उसके लिए आपके पास टेंस का भंडार होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए, और वोकैब्स पर पकड़ होना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कमांड वोकैब्स पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, उसको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं होता है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्या क्या क्वेश्चन है और उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल्स आर हाईली अनइवन। इसमें क्या करना पड़ता है ना, कि जो अंडरलाइन पार्ट है, कॉमन एरर में होता है कि हम हर एक चीज को देखते हैं, ठीक है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो अंडरलाइन पार्ट है उसी को देखा जाता है। वो अगर गलत है तो किसी एक ऑप्शन से उसको हम मैच करेंगे। अगर आपका अंडरलाइन पार्ट अगर सही है तो हम जाएंगे डी में, यानी कि नो इंप्रूवमेंट। अगर गलत है तो किसी एक ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपका ये अंडरलाइन पार्ट अगर आपको लगता है कि सही है तो हम जाएंगे डी में, यानी कि नो इंप्रूवमेंट। तो देखते हैं क्या बोलता है, द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल्स आर हाईली अनइवन। आपको ये देखना है, आर हाईली अनइवन। इस सेंटेंस के अनुसार ये अंडरलाइन पार्ट सही है कि गलत है आपको देखना है। उसके लिए आपका टेंस इंप्रूव होना चाहिए, टेंस पर कमांड होना चाहिए, अदरवाइज आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमको अंडरलाइन पार्ट पर फोकस करना है और बाकी सबको छोड़ते जाना है। आर हाईली अनइवन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या बोलता है, इज हाईली अनइवन। बी में बोलता है वाज हाईली अनइवन। सी में बोलता है विल बी हाईली अनइवन। और डी में बोलता है नो इंप्रूवमेंट। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इज होगा, क्योंकि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल में जो इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है ना, बहुत ज्यादा अनइवन है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इज हाईली अनइवन। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए बैठेंगे, आपको अंडरलाइन पार्ट को देखना पड़ेगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी, और डी में रहेगा नो इंप्रूवमेंट। इसका 3 ट्रिक्स होता है, इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का 3 ट्रिक्स होता है। पहला कि अगर तीनों ऑप्शन डिफरेंट है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है और डी अलग है, तो सोच लेंगे आपका आंसर क्या होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका उसमें जाएगा। और आपको मैं पढ़ा चुका हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इफ द सब्जेक्ट इज सिमिलर वर्ब मस्ट बी सिमिलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब मस्ट बी प्लूरल। इस सेंटेंस में स्टैंडर्ड है, इंग्लिश का स्टैंडर्ड के बारे में बात किया गया है, जो कि सिमिलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिमिलर है तो आपका वर्ब भी सिमिलर है, क्या हो जाएगा, इज होगा, इज हाईली अनइवन हो जाएगा। आपका बी गलत है, सी गलत है और नो इंप्रूवमेंट तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा, द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल्स इज हाईली अनइवन, यानी कि इज हाईली अनइवन, ये इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द सन इज द फोर्स बिफोर ऑल नेचुरल फेनोमेना। द सन इज द फोर्स बिफोर, यहाँ बिफोर को अंडरलाइन किया है और आपको जज करना है कि इस सेंटेंस के अनुसार बिफोर यहाँ राइट है कि रॉन्ग है। इसका ऑप्शन क्या क्या है, बिटवीन, बिहाइंड, बीनीथ, और डी में बोलता है नो इंप्रूवमेंट। क्या हो जाएगा, द सन इज द फोर्स बिहाइंड हो जाएगा, बिहाइंड। जितना भी नेचुरल फेनोमेना होता है उसके पीछे किसका हाथ है, सन का हाथ है। दिस इज द आंसर, द सन इज द फोर्स बिहाइंड ऑल नेचुरल फेनोमेना। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, आप बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ, सीपीएफ, सीडीएस, एनडीए, मतलब कोई भी इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए पूछते ही है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या है। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या क्या है और उसको कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइमिंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते क्या लिखा हुआ है, बैंक्स चार्ज डिफरेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको अंडरलाइन किया है, डिफरेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देख के समझ जाएंगे ये आपका टेंस के अनुसार इनकरेक्ट है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लोन, बैंक्स चार्ज डिफरेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लोन। तो ये हमारा अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल गलत है, इसको हम करेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए में है डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पर है डिफरेंटली और यहाँ पर है डिफरेंस, तो ये ऑप्शन आपका काम नहीं कर रहा है।
डी में बोलता है डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, हमारा करेक्ट आंसर होगा डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अलग अलग रेट्स अलग अलग इंटरेस्ट के साथ होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे बैंक चार्ज डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट depending on the nature or depending on the size of the loan. This is the correct answer. Now let's move to question number 4. Unfortunately, many of our towns and cities do have more good transportation systems. एक बार और देख लेते हैं क्या बोलते हैं। Unfortunately, many of our towns and cities do have more good transportation system। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये आपका सजाया हुआ गलत है, इसको हमको हटा करके जो ऑप्शन में दिया हुआ उसको हम लोग करेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। और आपको मैं बता चुका हूँ कि इस तरह के सेंटेंस को अटेम्प्ट करने का मतलब है आपके पास टेंस का पूरा खजाना होना चाहिए, वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए, आपका वर्ब सही होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस को इंप्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है डू हैव मोर गुड होगा कि गलत होगा। देखते हैं ऑप्शन ए में क्या बोलता है, हैव अ गुड, बी में बोलता है नॉट हैव अ गुड, सी में बोलता है नॉट हैव मच गुड, और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। इसका आंसर हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ आवर टाउन्स एंड सिटीज नॉट हैव मच गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि हमारे देश में, शहर में और टाउन्स में दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली बोला है मतलब निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कि होना चाहिए। इसका आंसर ऐसे होगा अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, अनलकीली मेनी ऑफ आवर टाउन्स एंड सिटीज डू नॉट और नॉट हैव मच गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारे देश में दुर्भाग्य से शहर में चाहे सिटीज में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यानी कि नेगेटिव सेंस में जा रहा है। once again let's see what is the nature of the question. Unfortunately many of our towns and cities not have much good transportation system, not have much good transportation system हो गया यहाँ पर, यानी कि दुर्भाग्य से हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे टाउन्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जितना अच्छा होना चाहिए वो चीज नहीं है। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। Now let's see what is our other question, means question number 5। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या है और उसको कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। An NGO is working towards providing free education to the girl child so that every girl can stand on their own feet। आपको मैं क्या बताया था कि जब भी आप सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए बैठेंगे आप लोग, आपको देखना है कि आपका अंडरलाइन पार्ट जो है उसी को फोकस करना, बाकी किसी को भी नहीं। अगर कॉमन एरर होता तो पूरा आपको देखना पड़ता है हर एक चीज को, लेकिन ये सेंटेंस को इंप्रूव करना है, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है वही गलत होता है, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट होता है। तो आपको देखना है कि सेंटेंस के अनुसार स्टैंड ऑन देयर ओन फीट सही भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एवरी गर्ल चाइल्ड है और ईच एंड एवरी का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। तो मैं बता चुका हूँ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होता है। उसी से रिगार्डिंग ये सेंटेंस है। वंस अगेन लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। An NGO is working towards providing free education to the girl child so that every girl means हर एक सिंगुलर लड़की, हर एक इंडिविजुअल लड़की, ठीक है ना, कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। स्टैंड ऑन देयर यहाँ लग गया है, तो यहाँ पर देयर तो नहीं होगा, देयर तो एक से अधिक के लिए होता है प्लूरल। तो हमारा ये जो अंडरलाइन पार्ट है बिल्कुल यूनिक नहीं है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। अब इसको हमको करेक्ट करना है, ऑप्शन से इसको मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन में है स्टैंड ऑन हर ओन फीट, बी में बोलता है स्टैंड इन हर ओन फुट, यहाँ पर फीट है यहाँ पर फुट है, ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा ए। और सी में क्या बोलता है स्टैंड, क्योंकि सेंटेंस मॉडल वर्ब से है। यहाँ पर देखिए सो दैट एवरी गर्ल कैन, तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब में हम लोग एस और एस का यूज नहीं करते हैं। जो भी सेंटेंस आपका बनता है मॉडल वर्ब से, उसका अगला वर्ब में हम लोग एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज स्टैंड ऑन हर ओन फीट। An NGO is working towards providing free education to the girl child so that every girl can stand on her own feet, जिससे कि हर एक लड़की, हर एक बच्ची अपने पैर पर खुद खड़ा हो जाए। So the correct answer is A। ये में आपको टिक मारना है। Now let's move to question number 6। This building is a prime example of 1960 architecture, यानी कि 1960 architecture का ये जो बिल्डिंग है ना उसका प्राइम एग्जाम्पल है, मतलब मेन एग्जाम्पल हो गया। अब आपको देखना है अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस दिस वन इज राइट और रॉन्ग। यहाँ प्राइम एग्जाम्पल होगा कि कुछ और होगा, देखते हैं हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए में बोलता है गुड एग्जाम्पल, बी में बोलता है बेस्ट एग्जाम्पल, सी में बोलता है सफिशिएंट एग्जाम्पल और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। यानी कि यहाँ पर जो प्राइम लोकेशन है ना बिल्कुल एकदम सही है। सो द आंसर इज डी, नो इम्प्रूवमेंट। द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्राइम लोकेशन मींस खूब अच्छा लोकेशन बोलते हैं ना, ये आपका प्राइम लोकेशन है, प्राइम एग्जाम्पल है इस शहर का,
मतलब सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। सो द आंसर इज डी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट एट दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्राइम एग्जांपल मींस गुड एग्जांपल, फेमस लैंडमार्क हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। दे हैव बीन अटेंडिंग द क्लासेस सिंस द टर्म बिगेन। सिंस को अंडरलाइन किया गया है। मैं आपको अगले क्लास में पढ़ा दूंगा, जब टेंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ पर होता है। सिंस कहाँ लगता है, जब पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, जैसे किसी मंथ का नाम, किसी डे का नाम, किसी वीक्स के नाम, किसी डेज के नाम रहेगा, वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। और फॉर कहाँ लगता है, जब हम टाइम का ड्यूरेशन बताते हैं, जैसे बहुत दिनों से, लंबे समय से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, वहाँ पर मतलब जो पता नहीं चल पा रहा है उस केस में हम लोग फॉर लगाते हैं। जहाँ हमें पर्टिकुलर टाइम दे रहता है, जैसे किसी भी ईयर का नाम, किसी भी मंथ्स का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी भी डेज का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, पर्टिकुलर टाइमिंग, कोई भी टाइमिंग आप उठा लीजिए, वहाँ पर सिंस का प्रयोग हो जाएगा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस लास्ट मंडे, मैं आपको लास्ट मंडे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। पर्टिकुलर टाइम हो गया लास्ट मंडे, तो यहाँ पर क्या लगे, सिंस। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस लास्ट मंडे, ये आपका करेक्ट होगी। तो सिंस का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो ये राइट है कि रॉन्ग है? दे हैव बीन अटेंडिंग द क्लासेस सिंस द टर्म बिगेन। वे लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं जब से टर्म स्टार्ट हुआ था, यानी कि पास्ट में फिनिशिंग हो रहा है और स्टार्टिंग हो रहा है प्रेजेंट टेंस में। वे लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं जब से टर्म स्टार्ट हुआ था। तो हमको हटाने के लिए बोला गया है सिंस। अब देखना है कि अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पर सिंस सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है, मतलब राइट है कि रॉन्ग है। ऑप्शन ए में बोलता है वुड अटेंड, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा वुड अटेंड। बी में बोलता है कुड अटेंड, ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो डी भी गलत हो गया और हमारा ये तो पहले से ही गलत है। सी में बोलता है विल अटेंड। एक चीज जान लीजिएगा, आप टेंस को बदल नहीं सकते, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आपका आंसर होगा, अदरवाइज नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पर बोलता है सिंस द टर्म बिगेन, यानी कि पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, यानी कि सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। एक चीज और जान लीजिए, जब भी आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए बैठेंगे, आपका चारों ऑप्शन ए, बी, सी और डी, डी मींस नो इंप्रूवमेंट रहेगा। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन डिफरेंट है और तीनों का ऑप्शन डिफरेंट है, तो आप सोचिएगा आपका आंसर हो जाएगा डी में। जैसे यहाँ पर देखिए वुड अटेंड, कुड अटेंड, विल अटेंड, तीनों डिफरेंट है, आंसर हो गया आपका डी में। यानी कि सेंस अलाउ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेंस अलाउ नहीं कर रहा, हम एक मार दिए डी में, फिर गलत हो जाएगा। अगर तीनों ऑप्शन, इसका तीन फंडा है, जब आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों डिफरेंट है, तीनों का मीनिंग डिफरेंट है, तो उस हालत में हम जाएंगे नो इंप्रूवमेंट पे। ठीक है। और अंडरलाइन पार्ट अगर उठा के आपको दे दिया, जैसे प्राइम एग्जांपल उठा के कहीं भी दे दिया, या सेल्स उठा के अगर किसी और ऑप्शन में दे देगा, जैसे सेल्स यहाँ पर है और सेल्स किसी भी एक ऑप्शन में उठा के दे देगा, तो हम उसको टिक नहीं मार के सीधा जाएंगे डी में, यानी कि सेंटेंस हमारा करेक्ट है। जब सेल्स लगा हुआ है तो हम सेल्स को क्यों टिक मारेंगे, हम उस हालत में कहाँ पर जाएंगे, सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट है। इसको याद रखिएगा। और तीसरी बात है कि आप टेंस को नहीं बदल सकते, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आपका आंसर होगा, अदरवाइज नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या क्या है और उसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बोलता है, बिकॉज़ ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस वी ऑल एक्सपेक्ट टू लिव बेटर देन आवर पेरेंट्स हैव। यहाँ पर आवर पेरेंट्स हैव को अंडरलाइन किया है, आपको इसी को करेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू वोकैब्स। आवर पेरेंट्स हैव अंडरलाइन किया हुआ, तो क्या आपको लगता है कि ये सेंटेंस करेक्ट है? आवर पेरेंट्स हैव नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है, सही नहीं है, तो गलत है। क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस वी ऑल एक्सपेक्ट टू लिव बेटर देन आवर पेरेंट्स डिड। हमारे पेरेंट्स जैसे किए थे उसी तरह से हम लोग साइंटिफिक प्रोग्रेस के कारण भी हम लोग वहाँ करना चाहते हैं, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स किए थे पास्ट टेंस में हम लोग जा रहे हैं, और पेरेंट्स डिड, सो द करेक्ट आंसर इज ए। और यहाँ पर बोलता है और पेरेंट्स हैव नहीं, जैसे हमारे पेरेंट्स किए थे हम लोग उस तरह पे एक्सपेक्ट करते रहने के लिए, क्योंकि साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9। Being a successful businessman demands, underline क्या है, being a successful businessman demands, उसके बाद hard work, honesty and sound market knowledge। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना है तो आपको तीन चीज रिक्वायर होता है, तीन आपको एडजेक्टिव चाहिए इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। एंड दोज एडजेक्टिव्स आर हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड साउंड मार्केट नॉलेज। यानी कि मार्केट नॉलेज आपको पकड़ होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन मार्केट में क्या होता है, एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मार्केट नॉलेज इन द सोसाइटी। तो आपको अगर सफल बिजनेसमैन बनना है तो आपको तीन एडजेक्टिव को फॉलो करना पड़ेगा। एक तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा, दूसरा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, और तीसरा आपको मार्केट का साउंड नॉलेज होना चाहिए कि किस मार्केट में क्या स्टेटस है और कहाँ सामान को ज्यादा खपत हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डिमांड्स, यानी कि बीइंग से लेके डिमांड्स तक अंडरलाइन किया है। अगर आपको गलत लगता है तो आपको रिप्लेस करना है किसी एक ऑप्शन से, अगर आपको सही लगता है तो आपको ठीक मानना है नो इंप्रूवमेंट में। हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन ए में क्या बोलता है। टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन हु डिमांड्स, यहाँ पर हु लग गया तो गलत हो गया,
एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। बी में बोलता है टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डिमांडिंग टू बी अ सक्सेसफुल। यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। देखते हैं क्या बोलता है। बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डिमांड्स, अंडरलाइन किया हुआ है, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड साउंड मार्केट नॉलेज। अगर आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है उसके लिए 3 एडजेक्टिव आपको फॉलो करना होगा। क्या क्या है? हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड साउंड मार्केट नॉलेज, यानी कि मार्केट पर पकड़ होना चाहिए कि मार्केट का स्टेटस क्या है प्रेजेंट में। तो अंडरलाइन पार्ट को देखना है आपको और उसके अनुसार ऑप्शंस आपको मैच करना है। मैं आपको क्या बता दिया था कि जब आपका तीनों ऑप्शन डिफरेंट होगा ए बी सी तो सोचेंगे आपका ऑप्शन हो गया डी में। तीनों का मीनिंग, तीनों का डिफरेंट सेंस होना चाहिए। सेंस अगर अलाउ करेगा तभी हम जाएंगे डी में, अदरवाइज हमारा कोई भी एक ऑप्शन काम करता है ए बी सी। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही फंडा है कि जब आपका ए अलग होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा तो सोच लेंगे कि आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। सो द आंसर इज डी, नो इम्प्रूवमेंट, मीन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। Now let's move to the last question of this part. Question number 10 में क्या बोलता है? Neither any of the members of the society nor the chairman were present for the annual meeting. हम आपको बता चुके हैं कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं आइदर और नाइदर से, तो सेंटेंस का जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब हमारा काम करता है। अगर सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं एक बार और क्या बोलता है। नाइदर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी नॉट द चेयरमैन, यानी कि सेकंड सब्जेक्ट क्या है? चेयरमैन, और चेयरमैन क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब ऑटोमेटिक जो वेयर है ना ये गलत है, वो आज हो जाएगा। आंसर क्या होगा? नाइदर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी नॉट द चेयरमैन was present for the annual meeting. The correct answer is was। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं आइदर और नाइदर से, तो सेंटेंस का जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हमारा वर्ब काम करता है। अगर सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होता है। इसको आप दिमाग में रख लेंगे और अगले क्लास में फिर मैं आपसे कुछ प्रीवियस ईयर का सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर टुडे।